तेलगी को जिस जेल में रखा था वहाँ एक और इंसान को भी रखा था। नाम है रतन सोनी, जो नकली रेवेन्यू स्टैंप बनाने के जुर्म में सजा काट रहा था। टाइम के साथ उन दोनों के बीच में दोस्ती हुई तो रतन सोनी तेलगी को आइडिया देता है न्यू बिजनेस के लिए। ये आइडिया था नकली स्टैंप पेपर बनाना। सोनी के पास पुलिस से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियन तक हर किसी का कॉन्टेक्ट था, तो पकड़े जाने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। साल 1994 में दोनों जेल से निकलने के बाद नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टैंप पेपर सिर्फ गवर्नमेंट ऑथोराइज वेंडर ही बेच सकते हैं और इसके लिए ऑथोराइज लाइसेंस चाहिए, और ये लाइसेंस ऐसे ही नहीं मिलता किसी को, इसके लिए काफी वेटिंग भी था। तो इसके लिए ये अनिल गोटी का कांटेक्ट करते हैं। वो उस टाइम इन्फ्लुएंस जर्नलिस्ट था। उनका एक ही मकसद था, पॉलिटिशियंस में एंट्री करना। इसके बाद वो एंट्री भी लेते हैं और 2 बार एमएलए भी बनते हैं। उस टाइम आरोपी ये भी था क्योंकि गोटे ने अपने कनेक्शन से विलासराव देशमुख से कांटेक्ट किया कि तेलगी को लाइसेंस दिया जाए। तब विलासराव देशमुख उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। इसके बाद तेलगी को लाइसेंस मिल जाता है। फिर राधेश्याम लक्ष्मण मुपलवार की मदद से तेलगी को ऐसा लाइसेंस मिला कि वो सारे स्टैम्प पेपर बेच सके। फिर धीरे धीरे तेलगी और मुपलवार की दोस्ती बढ़ती गई। ऐसे में तेलगी को बिजनेस के बारे में और जानकारी मिली। आखिर स्टैम्प पेपर बनते कैसे है, कौन सी कंपनी बल्क में खरीदती है और कैसे उसे ट्रांसपोर्ट किया जाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए और दोनों अलग हो गए। ऐसे में मुपलवार ने तेलगी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उसके पर कंप्लेन करी, लेकिन तेलगी को कुछ नहीं हुआ क्योंकि तेलगी ने सबको खरीद लिया था। अब तेलगी परेशान था। फिर एक नया बिजनेस प्लान किया। उसने अलग अलग शहरों में अलग अलग कंपनी बनाई। इस कंपनी के सिंगल ओनर थे जिसके पास स्टैंप बेचने का लाइसेंस था, और इस कंपनी को हैंडल करता था वो था तेलगी का आदमी। अब इतनी सारी कंपनी तो खड़ी कर दी, लेकिन प्रोडक्शन भी तो बढ़ाना था। तो तेलगी पहुंचता है नासिक की इंडिया सिक्योरिटी प्रेस के पास। वहां पर आईएसपी का डेप्यूटी मैनेजर गंगा प्रकाश की मदद से जो पुरानी प्रिंटिंग मशीन थे, इनके स्पेयर पार्ट्स खरीद लिए और उन मशीन को ठीक करके स्टैम्प पेपर छापना चालू कर दिया। स्टैम्प पेपर छापने के लिए और भी चीज चाहिए, जैसे कि इंक, बॉन्ड, डाई, प्लेट, ये सब उसे आराम से मिल जाता। अब बात आती है स्टैम्प पेपर को सेल करने की। तो अब्दुल सभी कंपनियों के लिए एक टीम हायर के लिए एक ऐड डालता है, एमबीए ग्रेजुएट वाले के लिए। इनमें जो बंदा फाइनल करता था उनको 1 वीक से लेकर 15 दिन तक की ट्रेनिंग दी जाती। इसके लिए तेलगी ने न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में साल 2000 में 28 जनवरी और 1 फरवरी के दिन सेल्स एग्जीक्यूटिव और टेलीकॉलर के लिए ऐड निकाले। जो बंदे को सिलेक्ट करते थे उनको अलग अलग स्टैम्प पेपर मार्केट में जाके सेल करने थे। सेल्समैन को पता भी नहीं था कि वो नकली स्टैम्प पेपर बेच रहे हैं। तेलगी का सेल बढ़े इसीलिए वो मार्केट में सभी वेंडर से कम रेट में स्टैम्प पेपर बेचता था। तेलगी स्टैम्प पेपर का मैन्युफैक्चर मुंबई, नासिक और पुणे में करके स्टैम्प पेपर को अलग अलग जगह तेलगी की कंपनी पर पहुंचाया जाता। इसके बाद सभी कंपनियों के सेल्स एग्जीक्यूटिव आगे सबको स्टैम्प पेपर बेचते थे। इसी तरह तेलगी ने कम समय में इतना पैसा कमाया कि एक दिन डांस बार में लड़की के ऊपर 93 लाख उड़ाए। इसे देखकर पुलिस जो रेगुलर रिश्वत लेती थी उन्हें अब प्रॉफिट में हिस्सेदारी चाहिए थी, और वो तेलगी को मंजूर नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे सभी जगह नकली स्टैम्प पेपर पकड़े जाने की कंप्लेन आने लगी। फिर घूम फिर के तेलगी का ही नाम आता था क्योंकि वो इस काम में मास्टर था। लंबे समय तक पुलिस को तेलगी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला क्योंकि जितनी भी कंपनी थी वो दूसरों के नाम पर थी। लेकिन एक बार 2 जगह कंप्लेन होती है नकली स्टैम्प पेपर की, तो उसे चेक करने के लिए नासिक सिक्योरिटी प्रेस में स्टैम्प पेपर को भेजते हैं। इसके बाद पता चलता है कि दोनों स्टैम्प पेपर एक ही मशीन से प्रिंट किया गया है। इस बात का पता चलता है मीडिया को, तो पूरे देश में बात फैल जाती है। फिर पुलिस को ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं कि तेलगी के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए। इसके पीछे मिस्टर जयंत एम टिनेकर, इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसने ही देश में तेलगी के स्कैम का पर्दाफाश किया है और आगे जाके भी तेलगी को पकड़ाने में भी मदद करता है।